हेलो एवरीवन। बच्चों, अब तक हम लोगों ने वन डायमेंशन मोशन के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझा। पार्ट वाइज वन डायमेंशन मोशन को बांटा मैंने, जैसे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन, जिसमें स्पेशल केस हम लोगों ने पढ़ा मोशन द ग्रेविटी, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर हम लोग आगे बढ़े थे मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलेरेशन, जिसमें पूरा कैलकुलस को यूज़ किया गया। कैलकुलस भी हम लोगों ने सीखा था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ सीखा बिफोर यूजिंग दैट इन आवर क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ को सीखा, ग्राफ के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के PYQ से लेकर हर कुछ हम लोगों ने सीखा अबाउट वन डायमेंशन मोशन। तो उसमें कुछ और मिक्स क्वेश्चन भी थे, मगर जो मेरा जो प्राइम हम लोग का जो टॉपिक था वो था वन डायमेंशन मोशन, जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जो कि काइनेमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब उसके आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो हमको मोशन इन टू डायमेंशन शुरू करना है आज, या जिसको मोशन इन अ प्लेन भी कह सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को इससे प्रॉब्लम है कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, 3D मोशन ये एक्चुअल है क्या, इसको भी हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर तुम लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखो कि जहां हमने शुरू किया था वन डायमेंशन मोशन का, तुम फर्स्ट लेक्चर, वहाँ पर पहले डिस्क्राइब मैंने किया था कि 1D 2D 3D का एक्चुअल मैथमेटिकल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, जिनको इसमें डाउट है, वो जाके उस लेक्चर को देखें और समझें कि पहले 1D 2D 3D का मैथमेटिकल क्या मतलब होता है, और ये डायमेंशन में D का क्या मतलब है, और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, है ना। तो ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग टू डायमेंशन मोशन या मोशन इन ए प्लेन शुरू करने वाले हैं। अब मोशन इन ए प्लेन या टू डायमेंशन मोशन का एक बहुत ही स्पेशल केस हम लोग को पढ़ना है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे क्लास 11 का बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छे सिलेबस, क्लास 11 के सिलेबस का बहुत अच्छा टॉपिक है। मेंस का एग्जामिनेशन हो, एडवांस हो, नीट हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं, और बहुत कमाल का, बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, फिर क्वेश्चन तो ढेर सा लगाएंगे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लेवल का भी लगाएंगे। जैसे हम लोग कभी देखे होंगे, तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे दूँ कि हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है। जब भी हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट के खेल में जब कोई बैट्समैन शॉट को हिट करता है, तो बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री देखा कभी, बॉल का ट्रेजेक्ट्री यूँ होता है, ऐसे बॉल आई, यूँ आई, ऐसे शॉट मारा एंड द बॉल गोज लाइक दैट, है ना, ऐसे बॉल जाती है स्टैंड में, ग्राउंड में कहीं पर गिरती है। तो ये जो बॉल का कंप्लीट मोशन है ना, उसके बैट से लगना और जा करके वो कहीं पर के गिरना, ये कंप्लीट मोशन ही कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि टू डायमेंशन मोशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है ना। हमारे आसपास बहुत सारे मोशन हैं जो कि टू डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल हैं, है ना, जिसमें से एक तुमको हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, क्रिकेट एक खेल में जब हम लोग शॉट को हिट करते हैं तो बॉल का जो मोशन है दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल में जब कोई फुटबॉलर किक मारता है, जो फुटबॉल हवा में यूं ऐसे करके घूमता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। हम जो बैडमिंटन खेलते हैं, जो हमारे कॉक को ऐसे मारते हैं, और वो जब हमारा वो जो कॉक ऐसे गिरता है, जो पाथ फॉलो करता है, वो तुम्हारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल अपने आसपास हम देख सकते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। अब इसी मोशन को हमको, इसके पूरे डिटेल को, फिजिक्स इसके पीछे जो इन्वॉल्व है, जैसे जैसे बॉडी का मोशन होता है, वो पूरा हम लोग को समझना है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की शुरुआत पहले डेफिनेशन से होती है। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ डेफिनेशन, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हमको सीखना है क्या। देखो, कोई भी चीज़ अगर सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके बेसिक्स को समझा जाए। यहाँ तुमको सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, उस बेसिक्स पॉइंट्स को समझना। सीधे हम लोग टॉप लेवल पे नहीं जा सकते, वहाँ तक जाने के लिए पहले अपने पास कुछ होना चाहिए, है ना। तो बेसिक्स जिसके स्ट्रांग होंगे उससे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे, जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा, फिर उनके लिए फिजिक्स सिर्फ एक मेमोरी बन के रह जाएगा, वो तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ना तुम कभी उसको एक्सेप्ट कर पाओगे।
है ना। तो कोशिश करना कि बेसिक्स को और जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। सपोज दैट ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। मान लो ये एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इसको चलो मान लिया मैंने एक्स एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन को चलो मैंने मान लिया वाई एक्सिस। ठीक है, लाइक दिस। तो जो ग्राउंड है, जमीन है, उसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, इस वर्टिकल डायरेक्शन को मैंने मान लिया वाई एक्सिस। यहां से किसी बॉडी को हमने थ्रो किया, या वही क्रिकेट के खेल में शॉट लगा, फुटबॉल को थ्रो किया, व्हाटएवर जो तुमको मानना है मान लो, है ना। एक बॉडी को हमने ग्राउंड से थ्रो किया और वो ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से पाथ को बनाते हुए जाता है। अभी थ्रो तो हम कैसे भी कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल थ्रो कर सकते हैं, हम बिल्कुल वर्टिकल थ्रो कर सकते हैं, है ना, कहीं भी थ्रो कर सकते हैं। मगर एंगल अगर मैं तुमको बताऊं यहाँ पे मान लिया जिस एंगल से हमने बॉडी को फेंका वो एंगल थीटा। इस थीटा का भी इंपॉर्टेंट रोल है इस मोशन को 2 डायमेंशन बनाने में। अगर थीटा अगर सही से नहीं होगा तो मोशन हमारा 1 डायमेंशन भी हो सकता है, बात करेंगे उसकी अभी बाद में। तो ये जो फिगर तुम देख रहे हो, ये जो पाथ तुम देख रहे हो, जिस जिस इस पाथ में अगर कोई बॉडी तुम मूव करता है देखते हो अपने आसपास, वही एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। क्रिकेट के खेल में देख लो, फुटबॉल में देख लो, या फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, एक बॉल को लो और यूँ ऐसे फेंक दो, तो जो तुमने फेंका और बॉल का जो पाथ हुआ, जो गिरा, जो पूरा जो कंप्लीट मोशन है, वही एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कहलाता है, जो कि बहुत आम मोशन है। हर दिन हर रोज़ तुमको अपने अगल बगल ऐसा मोशन कितनी बार दिख जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि सर ऐसा मोशन होता क्या है, कहीं भी तुम देख सकते हो, कहीं पर भी, है ना। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम लोग मोशन इन अ प्लेन या हम लोग 2 डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। अब 2 डायमेंशन मोशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ध्यान से बात को समझना। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। इमेजिन करो कोई बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे, सिर्फ ऐसे, तो तुम कहेंगे 1 डायमेंशन मोशन, पढ़ चुके हम लोग। या सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में यूँ चला जा रहा है ऐसे अंडर ग्रेविटी, तो वो भी हमारा क्या, वो भी हमारा 1 डायमेंशन मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन में। 2D क्या मतलब हुआ, 2D का मतलब ये हुआ, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट जो हो रहा था, अभी तुमको एग्जांपल दिया, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। मतलब बॉडी आगे भी बढ़े और साथ साथ ऊपर की तरफ भी जाए। सिर्फ ऊपर जाए आगे ना बढ़े 1 डायमेंशन मोशन है, सिर्फ आगे बढ़ रहा है ऊपर नहीं जाएगा, अगेन 1 डायमेंशन मोशन है। इस फिगर को ध्यान से अगर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉडी जो है, जिस बॉडी को फेंका मैंने यहाँ से, ये बॉडी ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये एक्स एक्सिस पर भी तो बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो एक्स और वाई का मोशन साइमल्टेनियसली एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले एक्स में आ गया और फिर वाई में चला गया, ये 2 डायमेंशन मोशन नहीं हुआ, ये 2 1 डायमेंशन मोशन हो गए अलग अलग। 2 डायमेंशन का मोशन, ये एक्स और वाई का मूवमेंट ना एक साथ, यहाँ पर अगर पहुँचना है ना तो एक साथ पहुँचेगा। ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ऊपर भी आगे भी, ऊपर भी आगे भी, ऊपर भी आगे भी। ये होता है 2 डायमेंशन मोशन का मतलब। और मान लो कि अगर ये, अच्छा ये तो बोर्ड हमारा प्लेन है ना, ये जो मोशन हमारा हो रहा है इस प्लेन के, इस बोर्ड के प्लेन पर हो रहा है। तो बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पर ही बॉल आई है, ऐसे आई, ऐसे गिरी है, तो इसे मोशन इन अ प्लेन भी हम लोग कहेंगे। यही अगर बॉडी इस बोर्ड के प्लेन से निकल करके बाहर आ जाए तो उसको हम कहेंगे ये 3 डायमेंशन मोशन है, जिसकी बात हम लोग बाद में सेपरेटली करेंगे, अभी नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि एक्स और वाई के मोशन जो है वो साइमल्टेनियसली होने चाहिए। मैं लिख दूं इसको, मोशन along x and y axis
मस्ट बी साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ होने चाहिए, है ना। ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। तुम फिगर देखो ना यार, ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं, सबको दिखाई दे रहा है। ये ऊपर जा रहा है कि नहीं, सबको दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ना ऊपर जाना एक साथ हो रहा है कि नहीं, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो मोशन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस मस्ट बी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होने चाहिए। तो जब ये एक साथ मोशन होगा दोनों एक्सिस पर, तो इसको हम कहेंगे टू डायमेंशन मोशन। इसी को हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। सिर्फ एक्स में तो नहीं जा रहा ना। तुमसे मैं कहूँ कि क्या बॉडी सिर्फ आगे बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स नॉट, ये ऊपर भी जा रहा है। तुमसे मैं ये कहूँ कि बॉडी केवल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑफ कोर्स नहीं, ये आगे भी जा रहा है। और मजे की बात है साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहा है। तो इस मोशन को कहेंगे क्या, टू डायमेंशन मोशन, या मोशन इन अ प्लेन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो मोशन इन अ प्लेन क्यों है या मोशन इन टू डायमेंशन क्यों है, बात सबको समझ में आ गई। अब ये टू डायमेंशन मोशन जो है, जो फिलहाल हो रहा है, क्या ये इस एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा? सोचो, दिमाग लगाओ, ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे अगर ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ से हम लोग एंगल नाप रहे हैं, तो ये एंगल डिसाइड करेगा हमेशा कि मोशन 2D है कि नहीं है। इमेजिन करो इस एंगल को मैं 0 कर दूं। अगर 0 करोगे तो क्या होगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस मूव करेगा, तो वन डायमेंशन मोशन होगा। इस एंगल को मैं 90 करूंगा तो क्या होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। तुम कह सकते हो कि वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखो प्रोजेक्टाइल मतलब फेंकना, तो फेंके तो गुजर रहा है, लेकिन वो टू डायमेंशन मोशन नहीं होगा, वो सिर्फ वाई में जाएगा। या अगर इस एंगल को मैं 180 कर दूँ, 180 कर ऐसे ऐसे निकल जाएगा। तो अगर मैं 180 की बात आता हूँ, मैं सिर्फ इस मोशन को पूरा यहीं तक में कंप्लीट करूँ, तो ये एंगल जो है वो 0 और 90 के बीच में हो, तभी हमारा बात बनेगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब ये एक्यूट एंगल पर अगर फेंका जाए तभी उस बॉडी का जो पाथ होगा वो कर्व पार्ट पे मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? हमको सबको पता है कि मोर देन 0 लेस देन 90, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से हम एक्यूट एंगल पर फेंके, हम लोग इसके बियॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी बात ऐसे फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, वो भी इसके कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर ये दो एंगल छोड़ दो 0 और 90, तो हमेशा उसका मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशन मोशन ही होगा। 0 पर फेंकोगे तो वन डायमेंशन होगा, 90 पर फेंकोगे तो वन डायमेंशन मोशन होगा। अगर ये एक्यूट एंगल पर फेंका तो ही ऐसा कर्व पाथ तुमको दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज इन दोनों एंगल पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो कि वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। तो एंगल पर कहानी डिपेंड करेगी कि किस एंगल पर फेंकते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा वो सुनो। अगर हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से किसी बॉडी को एक एक्यूट एंगल पर फेंके, मोर देन 0 लेस देन 90, एक्यूट एंगल पर फेंके, तो वो बॉडी ग्रेविटी के अंतर्गत, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो पूरा कहानी हो रहा है ना, ये जो कर्व मोशन जो हो रहा है ना, ये सब ग्रेविटी का ही करामात है। अगर ग्रेविटी नहीं होती, इनकेस मान लो अगर तुम किसी स्पेशल कंडीशन को इमेजिन करो कि तुम यहाँ से किसी बॉडी को फेंके एंड समहाउ ग्रेविटी इज एब्सेंट, तो इस बॉडी का पाथ कैसा होगा, बॉडी यूँ आएगी और सिर्फ ऐसा निकल के चलेगी, ऐसा आगे बढ़ जाएगी, रॉकेट की तरफ जाएगी। अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये जो कर्व पाथ बन रहा है ना, ये ग्रेविटी के वजह से तो बन रहा है।
तो ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही संपन्न हो रहा है। तो जब किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से किसी एक्यूट एंगल पर फेंकते हैं तो वो बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट के वजह से एक कर्व पाथ बनाते हुए मूव करती है। इस मोशन को ये कहते हैं द प्रोजेक्टाइल मोशन। इस बात को ध्यान रखना कि ये ग्रेविटी के वजह से ही मोशन हो रहा है, या ग्रेविटी फॉरगेट अबाउट, हम तो ग्रेविटी की एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और इस टाइप में अगर वो काम करेगा तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। चूँकि ये हमारा रिलेट करता है ग्रेविटी से तो उसका एग्जाम्पल तुमको मैं दे रहा हूँ बार बार। बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्यों इसको मोशन या प्लेन कहते हैं, क्यों इसको हम लोग 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ टर्म समझ लो। इस बॉडी को यहाँ से फेंका, जिस पॉइंट से तुमने फेंका इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से उसको फेंका, मान लो इस पॉइंट को मैंने कहा ओ। जिस एंगल पे फेंका उस एंगल को भी कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, जो कि एक्यूट एंगल होगा तो ही ये कर्व पाथ बनेगा, बता दिया मैंने। ऑफ कोर्स कोई वेलोसिटी भी दोगे, उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ पर वो गिरा तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, तो जिस एंगल पे फेंका उसको कहा हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से फेंका उसको कहा हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से फेंका उसको कहा हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये तुम्हारा एक डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, जो ही हम लोग को अब आज के क्लास से शुरू करना है। तो अभी तक तो तुमको मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ ये बताया कि हमको पढ़ना क्या है, क्या टॉपिक हमको स्पेसिफिकली तुमको पढ़ाना है। इसी पूरे मोशन को हम कहेंगे बालक द प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक क्लियर है? चलो, हमने कहा कि ये जो पूरा मोशन है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है, पूरा का पूरा मोशन। बार बार करो, ग्रेविटी अगर नहीं है तुम किसी बॉडी को फेंकोगे वेलोसिटी से, मान लो ग्रेविटी नहीं है तो सीधा ये आगे की तरफ बढ़ करके ऐसे स्पेस में चला जाएगा। जैसे कि रॉकेट तुम्हारा मूव करता है, जस्ट पूरा का पूरा ये रॉकेट की तरह मोशन हो जाएगा, है ना। बस वो निकला और यूँ चला गया। हालांकि कर्व पाथ वहाँ भी बनता है, ऐसा नहीं है तो, लेकिन इमेजिन कर लो कि बिल्कुल ग्रेविटी ज़ीरो है, एकदम है ही नहीं, ख़त्म, कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन में मोशन कर्व नहीं हो सकता एंड बॉडी मे नॉट बी कमिंग वापस ऑन द ग्राउंड। ये बस निकलेगा और यूँ निकल के चला जाएगा ऐसे। तो ये जो पूरा मोशन है इसमें ग्रेविटी का ही पूरा पूरा हाथ है, जिसको हमको अच्छे से बात को समझना है। फाइन, अब इसमें हमें कुछ चीज़ और समझनी होगी, जैसे इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इस डायग्राम में हमें कुछ चीज़ें मिटानी होंगी, कुछ चीज़ों को लाना होगा। तो जिनको डायग्राम को ड्रॉ करना है वीडियो को पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मैं इरेज करके कुछ लेकर के आऊँगा। यू हैव टाइम फॉर फ्यू सेकेंड्स, जल्दी। तो चलो अब इस मोशन को लोग बच्चों थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तुमको मैंने ये बताया कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशन मोशन क्या है, मोशन प्लेन का क्या मतलब होता है और कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इससे कुछ बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। 2 फिगर उसको होल्ड कर दो पहले, यहाँ देखना, और ये जो अगले 10-15 मिनट तुमको मैं समझाने वाला हूँ, ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। क्लियर हो गया तो पानी की तरह क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, है ना। और देखते हैं क्या हम तुमको बताने जा रहे हैं। मान लो यहाँ से किसी बॉडी को मैंने थ्रो किया, दिस इज पॉइंट ओ, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये एंगल है थीटा, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये फेंकने की वेलोसिटी, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये कर्व पाथ पे जाया
और यूं जा करके कहीं पर ऐसे गिरा। तो एक्यूट एंगल पे फेंका, बॉडी मूव की अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ पे चला है ग्रेविटी के इफेक्ट में। इस मोशन को हमने कहा द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जो यू इसकी वेलोसिटी है, इसके हम लोग दो कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसका यहां कंपोनेंट लिया यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, इस u का यहां कंपोनेंट लिया यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमने इसके वेलोसिटी के दो हिस्से कर दिए, या यूं कहो कि इसके दो कंपोनेंट कर दिए। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। इन दोनों वेलोसिटी के अलावा एक वेक्टर यहाँ पर और भी है, दैट इज ग्रेविटी। उसको कैसे भूल सकते हो? उसी के वजह से उसी की छत्र छाया में पूरी कहानी हो रही है। कैन नॉट इग्नोर और फॉरगेट द ग्रेविटी। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटी। यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट एंड ग्रेविटी। जरा इन तीनों के डायरेक्शन को ध्यान से देखना, वहीं से बात क्लियर हो जाएगी। ग्रेविटी जो है वो वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, दैट इज, है ना? सबको साफ दिखाई दे रहा है भाई। यू एक्स एक्सिस में है, ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड है, एंगल कितना 90 बनेगा उनके बीच का, है ना? ये हो गया। हाँ तो ठीक है, 90 अगर बन रहा है तो उसमें क्या बात है, इसमें क्यों इतना परेशान होने की बात है? नहीं, परेशान नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है, इसको समझना है। क्यों समझना है? वेक्टर तुमको जब मैं पढ़ाया था तो वहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर दो वेक्टर कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बीच में है, दोनों वेक्टर एक दूसरे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। न ये इसको चेंज कर सकता है, न ये इसको चेंज कर सकता है। दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे पर बिल्कुल ज़ीरो होता है। वेक्टर में हमने इस बात को सिखाया तुमको। कुछ और शब्द ही बताया था इसके लिए। क्या बताया था? कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे के डायरेक्शन में उनका जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो होता है। कंपोनेंट ऑफ ए along बी इज ज़ीरो, कंपोनेंट ऑफ बी along ए इज ज़ीरो। और कंपोनेंट का मतलब तुमको हर बार मैं कहता हूँ कि इफेक्ट होता है। तो ए का कंपोनेंट बी में ज़ीरो है, मतलब ए बी को कोई भी चेंज बी के साथ नहीं कर पाएगा। ए की वजह से बी में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। बी पर ए का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जो भी तुम कहो समझ लो। एंड सेम इज ट्रू फॉर इफेक्ट ऑन ए ऑफ बी। बी की वैल्यू कुछ भी हो, इसका ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका एक दूसरे की दिशा में कंपोनेंट ज़ीरो होता है। ये वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े इसको। तो अगर ए का कंपोनेंट बी में ज़ीरो है, बी का कंपोनेंट ए में ज़ीरो है, मतलब का इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कहने को तो कह दिए कि सर बुक में लिखा है, आप भी कह रहे हैं कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ज़ीरो का ये सब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी में ए की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। बी विल रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम ए से वो एकदम प्रभावित नहीं हो सकता। कुछ भी ए की कितनी वैल्यू हो जाए, बी विल नॉट गोइंग टू चेंज बाई अ सिंगल %। कुछ ऐसा यहां दिखाई दे रहा है क्या?
यू कॉस थीटा और ग्रेविटी के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्या? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा है क्या? तो जो चीज़ वहाँ है वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। इस ग्रेविटी का इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता। ये ग्रेविटी इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस ग्रेविटी के वजह से इस u cos थीटा की वैल्यू रत्ती भर नहीं बदलने वाली है। अच्छा एक बताओ, ये u cos और u sin का रोल क्या है पहले बताओ। तो मैं तुमको बहुत पहले बताया था, टू डायमेंशन मोशन में जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है वो पार्टिकल को उस डायरेक्शन में लेकर के जाती है। u cos थीटा बॉडी को x एक्सिस से मूव करा रही है, ये तो सब कुछ समझ सकते हो। और u sin थीटा बॉडी को y एक्सिस का मोशन दे रही है। दोनों में से एक भी अगर एब्सेंट करोगे तो टू डायमेंशन वाली कहानी फिर नहीं हो पाएगी। दोनों का एक साथ होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके वजह से मोशन तो आगे हो रहा है u cos थीटा, और इसके वजह से मोशन तो ऊपर की तरफ हो रहा है u sin थीटा। दोनों मिल गए तो ऊपर भी हो गया, आगे भी हो गया, कर्व बन गया। ये इन दोनों वेलोसिटी में जो u cos थीटा है वो इस ग्रेविटी से बदल नहीं सकता कभी, क्योंकि ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये u cos थीटा फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड है, तो पूरे मोशन के दौरान ये 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, कहीं पर ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीज़न। लेकिन ये ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट के जस्ट अपोजिट है। एरो देख लो, तो इसके तो परपेंडिकुलर है, तो इसका कंपोनेंट यहाँ तो 0 है एंड दिस विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। दिस कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट है। तो ग्रेविटी इसके अपोजिट है, तो ये ग्रेविटी इस u sin थीटा को डी एक्सलेट करेगा, स्लो करेगा, स्पीड कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो कुछ एग्जांपल मैं तुमको लेके समझाता हूँ। मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड है और मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड है। फेंकते समय जब फेंका बॉडी को तो ये 5 था, ये 20 था। थोड़ा सा आगे ये फेंकते समय मतलब हो सा एंगल इसको मैं नीचे कर दूं तो बात को समझना कुछ ऐसे। तो इसके दो कंपोनेंट लिया, एक मान लो आ गया 5, एक मान लो आ गया 20। ठीक है, मैंने कहा जो 5 है ये कभी भी चेंज नहीं करेगा बिकॉज ग्रेविटी इसके डायरेक्शन में कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, फैक्ट है फिजिक्स का ये। लेकिन वही ग्रेविटी u sin थीटा के जैसा अपोजिट है, ये ग्रेविटी इसका जीरा मुश्किल कर देगा। इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मगर इसको दिमाग खराब कर देगा उसका। वो ये कंपोनेंट इस ग्रेविटी से बच नहीं पाएगा, ये तो बेचारा कांस्टेंट है। तो ये दोनों कैसे चेंज करेगा ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट होता है। जब ये बॉडी आगे जाएगी एट सम पॉइंट, मान लो यहां पे तुम आ गए, यहां पे तुमने फिर दो कंपोनेंट फाइंड किया इसके, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तुम क्या देखोगे पता है? तुम ये देखोगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 था वो अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड ही है, मगर जो वर्टिकल कंपोनेंट 20 था थोड़ा सा घट करके मान लो वो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है मगर वर्टिकल कंपोनेंट विल चेंज। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे यहाँ पर पे, फिर चेक करोगे कंपोनेंट, पता चलेगा ये 5 का 5 ही है, ये वाला 15 से घट के 10 हो गया। फिर और आगे चलोगे यहाँ पर पे, फिर तुम दो कंपोनेंट निकाले, तुम्हें देखा कि 5 इज स्टिल 5, ये तुम्हारा 3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो तुम्हारा जो ये वर्टिकल कंपोनेंट 20 है ये फिर घटता जाएगा, 20, 15, 10, 3 घटता जाएगा। कौन घटा रहा है उसको? ग्रेविटी घटा रही है, डी एक्सलेट कर रही है। क्यों कर रही है? जस्ट इसके अपोजिट है। मगर वही ग्रेविटी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये 5 था, ये हमेशा 5 ही रहेगा। इवन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा। घट रहा था ना, 20, 15, 10, 7, 3, 2, 1, 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 20 था शुरू में, तो घटते 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 0 हो जाएगा। और जहाँ पर वर्टिकल, देखो भाई सिंपल सी बात है, इस कंपोनेंट, जब तक ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का काम क्या है? इस कंपोनेंट का काम है बॉडी को ऊपर लेके जाना। तो जब ये कंपोनेंट 0 हो गया तो बॉडी फिर ऊपर जा सकती है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस पॉइंट के बाद बॉडी ऊपर नहीं जा पाएगी। किस पॉइंट के बाद? जहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जा रहा है। वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो रहा है। तो वही होगा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का हाईएस्ट पॉइंट। तो इसी पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। आगे जा करके यही वो हाइट है जिसके बियॉन्ड वो बॉडी फिर जा नहीं पाएगा। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया है, यानी कि ऊपर जाना बंद कर देगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, अब भी 5 रहेगा और 5 था तो क्यों? क्योंकि अगेन रीजन सेम, ग्रेविटी का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है, ग्रेविटी उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इस 5 से आगे जा रहा था और इस से ऊपर जा रहा था, तो ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी 0 हो गया, तो ऊपर तो नहीं जाएगा अब, लेकिन आगे ले जाने वाला वेलोसिटी तो अभी भी है ना यार। तो ऊपर जाना बंद किया है मगर आगे जाना तो बंद नहीं करेगा ना। इमेजिन करो अगर ये वाला कंपोनेंट भी 0 हो गया होता तो उस कंडीशन में क्या होता? ना ऊपर ना आगे, सीधा मस्से से गिर गया होता। तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, पूरा का पूरा वेलोसिटी 0 नहीं होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर नॉट टोटल वेलोसिटी इज 0, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज इट इज रहेगा, वो भी 0 होता तो फिर तो ऐसे गिर जाएगा ना, आगे क्यों बढ़ेगा फिर वो? तो वर्टिकल कंपोनेंट के वजह से फिर वो आगे बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा? जब इस हिस्से में बॉडी नीचे आएगा तो ग्रेविटी खींच रहा है उसको, बॉडी एक्सेलरेट होगी। अब उसकी स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में जो 0 हो गई थी अब वो बढ़ना शुरू होगी और सिमेट्रिकली बढ़ती है। मतलब जिस हाइट पर 3 मीटर पर सेकेंड था ना, उसी हाइट पर वापस 3 मीटर पर सेकेंड होगा, कुछ ऐसे। और ये 5 का 5 ही रहेगा। कुछ दूर और आगे बढ़ोगे, ये कितना होगा? 5। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10। फिर कुछ दूर आगे बढ़ोगे, ये 5 ही रहेगा, ये 15। फिर नीचे गिरेगा 5 और ये क्या हो जाएगा? 20। जिससे फेंका था उससे गिर जाएगा वो, लाइक दिस। तो ये 20 गया था, 20 से गिर गया। तो ये पूरा तुमको कहानी क्या बता रहा है? कहानी ये बताई जा रही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो कि 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो फेंकने से लेकर के गिरते वक्त हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो सेम रहता है, 5 5 5, हर जगह सेम रहेगा। जो शुरुआत में है वही अंत में भी होगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ध्यान रखना, शुरू के पहले आधे हिस्से में ये डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ डी एक्सलेशन। 20 था वर्टिकल कंपोनेंट, 20, 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा वही हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो घट रही थी अब बढ़ेगी और 3, 10, 15, 16, 17, 18, 19 एंड वापस 20। तो पूरा कहानी सिंपल सा सिर्फ इतना सा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो फर्स्ट हाफ में डिक्रीज करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा, फिर सेकेंड हाफ में ये इंक्रीज करेगा और सिमेट्रिकली इंक्रीज करेगा।
जिस हाइट पर जाते वक्त अगर 3 था, उस हाइट पर आते वक्त भी 3 होगा। जिस हाइट पर जाते वक्त 10 था, उस हाइट पर आते वक्त भी उसका 10 ही होगा। तो ये सिमेट्रिकली डिक्रीज करेगा, सिमेट्रिकली ही इंक्रीज करेगा। ये बड़ा ही प्यारा मोशन होता है, एकदम सिमेट्रिकल किस्म का मोशन यहाँ पर होगा। तो ये वेलोसिटी का कैसे बदलाव होता है पूरे पाथ में, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अलग अलग जो टर्म हमको पढ़ने हैं वो स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जो वेरिएशन है वेलोसिटी का अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग टाइम पर, वो हमको पता होना चाहिए। इसको फिगर में अगर तुमको दिखाऊं तो ये एंगल मान लो थीटा से फिगर, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट है, लाइक दिस, है ना। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो फिगर में इसको अगर दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा हमको नजर आएगा, लाइक दिस। लाइक दिस, कुछ ऐसे, है ना। ये ux है और ux ही रहेगा, ग्रेविटी कुछ भी नहीं कर सकता। मगर जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके साथ ऐसा नहीं होगा। मान लो वर्टिकल कंपोनेंट अभी इतना है, हल्का सा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लाइक दिस। ये और ऊपर गया, थोड़ा सा और कम होगा, ये और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, और यहाँ बिल्कुल सिर हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। फिर बढ़ेगा लाइक दिस, ऐसे। तो इस पूरे मोशन में ये जो वेरिएशन है इसको समझना, है ना। ये तुम्हारा ux है और ये तुम्हारा uy है। तो ux की जो लेंथ है ux 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 वो हर जगह सेम है। इट मीन्स ux कांस्टेंट है। uy पहले इतना था, फिर घट गया, 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 और यहाँ पर पहुँचा तो uy पूरा पूरा क्या हो गया, 0। मगर ux एज इट इज़। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की कि वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज करेगा वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं चेंज करेगा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। अगर ये बात तुम समझ सकते हो तो समझ लो कि तुम्हारा आधा काम बहुत ही आसान हो गया। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बस एक बात ध्यान रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पर, बार बार कह रहा हूँ तुमको, पूरी बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। पहली बात, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, एक वर्टिकल u sin थीटा। ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा तो ये ux से, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर पे रहेगा, जिसके वजह से जो वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके वजह से, उसके हिसाब से कह सकते हो ये ग्रेविटी इस u cos थीटा को ऑल्टर नहीं कर सकता, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। लेकिन वही ग्रेविटी जो हॉरिजॉन्टल मोशन के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, वही ग्रेविटी देखो u sin थीटा के जस्ट अपोजिट है। तो ग्रेविटी जब इसके अपोजिट है तब तो इसका मतलब कि डी एक्सेशन में काम करेगा। तो u cos तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर u sin थीटा के नाक में दम कर देगा ग्रेविटी, ये घटना शुरू होगा। अगर ये 15 है तो 20 है, तो घटते घटते ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इट विल बिकम 0। 20, फिर 15, फिर 12, फिर 10, फिर 7, फिर 3, फिर 2,
फिर 1, फिर 0, और अगले पार्ट में फिर इंक्रीज करेगा बिकॉज बॉडी नीचे आ रही है और ग्रेविटी नीचे खींच रही है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। 0 था, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 10, फिर 12, 13, 15, 20, और सिमेट्रिकल चेंज कर। अगर किसी हाइट पर जाते वक्त ऊपर की ओर 10 है तो उसी हाइट पर आते वक्त भी नीचे की ओर 10 ही होगा। और हॉरिजॉन्टल एज इट इज डायरेक्शन चेंज करेगा और नहीं उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। इस वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी को हम लोग फिगर में कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। यूएक्स एंड यूएक्स हमेशा सेम रहेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका साइज जो घट रहा है, इतना बड़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना करते करते 0, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये पूरा ग्राफ ही तुमको बताएगा एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी चेंज कैसे करती है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़ीरो है, जहाँ से हमको शुरू करना होगा। और बिफोर वी मूव ऑन टू द टर्म्स, अलग अलग फॉर्मूले, वहाँ तक जाने के पहले ये बेसिक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, कैसे चेंज करता है ये जानना होगा। तो आज की क्लास में ये बेसिक चीज़ मुझको समझाई थी, मैं समझाया तुमको, इसको देखो, नोट डाउन करो, जो पॉइंट्स जहाँ जहाँ मैंने कही हैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, क्या चीज़ कैसे चेंज करती है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे हम लोग तो कुछ टर्म्स की बात करेंगे, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, वर्टिकल हाइट क्या होती है, रेंज की क्या कैसे फाइंड करते हैं, अब पूरा डेरिवेशन भी करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें अप्रोच हमें कैसे करना है। मगर आज के इस क्लास को बहुत अच्छे से देखो, जहाँ पॉइंट्स लग रहे हैं पॉज करके नोट डाउन करो, फिगर ड्रॉ करो और साथ साथ पढ़ते चलो। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।